प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के लिए है और ये वीडियो लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि वीडियो लेक्चर 10 में हमने क्या किया था। वीडियो लेक्चर 10 में हमने जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमने पढ़ा था। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए जो कुछ फॉर्मूले निकले थे, रिलेशन था उसमें, तो 3 या 4 प्रकार के रिलेशन निकले थे। तो उनके आधार पर हमने क्या किए थे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, सवाल किए। ठीक है, ये हमने किया था और ऑलरेडी सवाल कर ही लिए थे। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देना, कॉलेज के नंबर पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे और ये टॉपिक जहाँ तक मुझे पता है कि आपने बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो सेकेंड पेपर होता है, मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी, उसमें आपने पढ़ा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव की बात कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। इसको स्टार्ट करने से पहले ये जान लें कि कॉम्पटन एक वैज्ञानिक थे। कॉम्पटन क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है या विद्युत चुंबकीय विकिरण कह सकते हैं लाइट को भी। यानी क्या बताया था कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं उनमें तरंग के साथ साथ कण के भी गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? कण, पार्टिकल। ठीक, कॉम्पटन ने इस प्रभाव के द्वारा ये बताया था कि एक्स किरणों के अंदर कण के गुण भी होते हैं और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी हो सकते हो, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर कौन से गुण होते हैं? कण के गुण। तरंग के साथ साथ किस गुण होते हैं? कण के। ये हमने सबसे पहले आपको जब वेव पार्टिकल ड्यूरेटिविटी पढ़ाई थी तो उसमें भी हमने आपको लिखाया था कि एक ये एक्सपेरिमेंट हुआ, कॉम्पटन प्रभाव हुआ और आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव हुआ। ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के कौन से गुण को प्रदर्शित करते हैं? कण के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और कुछ घटनाएं जैसे विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ये विद्युत चुंबकीय या प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करते हैं? तरंग के गुण को। इसे ही हम क्या कहते हैं? तरंग कण द्वैतवाद, वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसमें हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम किस प्रकार से होता है। एक हमने मान लिया एक फोटोन है। ये क्या है? एक फोटोन है, ये गति कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है। फोटोन किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में। और ये क्या है? ठीक है, देखिए फोटोन और ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। ये किस अवस्था में है? यहाँ पर ऐसे लिखा गया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्थिर अवस्था में। और ये जो फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन
तरफ आ रहा है, ठीक है। इधर आ रहा है, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन की ओर आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से गति कर रहा है। अब इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। फोटोन आप जानते हो कि आपने बचपन का मतलब 9th 10th 11th 12th में एक परिभाषा पढ़ी होगी कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडलों के रूप में गति करता है। इन बंडल और पैकेट को क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो फोटोन की अपनी ऊर्जा होती है, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू, आप जानते हो कैसे, E बराबर h न्यू से। फोटोन की एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, तो फोटोन यहाँ पर गति कर रहा है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी है? h न्यू। और अगर हम संवेग की बात करें, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग क्या होगा देखिए जरा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं h न्यू अपॉन c। हमने इक्वेशन लिख दी, फोटोन का संवेग हमने कितना माना है? h न्यू अपॉन c। अब कैसे होता है वो समझिएगा। देखो, जो कि E बराबर ये क्या होता है? h न्यू, और E बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर। ये दोनों होता है ना, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, और ये फोटोन की एनर्जी। इन दोनों क्या करेंगे? इक्वल कर दीजिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? c स्क्वायर को हमने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। तो इस c को हम इधर लिख सकते हैं, mc बराबर क्या होगा? h न्यू अपॉन c। और आपको पता है m इंटू c फोटोन का क्या होता है? संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। फोटोन प्रकाश ही तो है फोटोन। प्रकाश किसके रूप में चलता है? फोटोन के रूप में। और प्रकाश की चाल क्या है? c। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू c क्या हो जाएगा? फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग कितना आ गया? h न्यू अपॉन c। तो इसको आप कहीं जहाँ आप नोट्स बना रहे हो उसके साइड में कहीं इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखिए जरा, अब क्लियर हो गया। एनर्जी कितनी है फोटोन की? h न्यू। संवेग कितना है? h न्यू अपॉन c। इलेक्ट्रॉन की अगर हम एनर्जी की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन क्या अभी एक जगह रुका हुआ है, तो ब्राह्म द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का m नॉट होता है, तो रुका हुआ है तो ब्राह्म ऊर्जा होगी ना, गति ऊर्जा होगी नहीं। तो ऊर्जा यहाँ पर क्या मान लेंगे इलेक्ट्रॉन का? m नॉट c स्क्वायर। कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी? ब्राह्म ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा? m नॉट c स्क्वायर, ओके। और संवेग बताइए, संवेग क्या होगा? इसका संवेग होगा 0। क्यों? क्योंकि ये एक जगह कैसा है? स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का संवेग आपको क्या मिल गया? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब जब ये फोटोन इधर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? टकराएगा। तो टकराने पर क्या होता है? दोनों अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। देखो क्या होगी कंडीशन। ये कंडीशन होगी, जब ये इससे टकराएगा तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही अलग अलग कुछ अपने प्रारंभिक दिशा से किसी न किसी कोण पर क्या हो जाएंगे? प्रकीर्णित हो जाएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि फाई कोण पर ऊपर फोटोन प्रकीर्णित हो जाता है, और प्रारंभिक दिशा से कितने कोण पर? थीटा कोण पर क्या प्रकीर्णित होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि यहाँ पर स्थिर अवस्था में था, कहाँ किस अवस्था में था? स्थिर अवस्था में था। अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है? प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? मैं इधर लिख रहा हूँ,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हाई कोण पर अपने प्रारंभ फोटोन गति करता हुआ स्थिर अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो अपनी प्रारंभिक दिशा से फाई कोण पर फोटोन प्रकीर्णित हो जाता है और अपनी प्रारंभिक दिशा से थीटा कोण पर इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, आप इस फोटोन को भी प्रकीर्णित फोटोन बोल सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं, बस यहाँ थोड़ा सा इसका नाम जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। कॉम्पटन प्रभाव में जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब वापस इनके ऊर्जा संवेग और ऊर्जा संवेग की हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ और थे और यहाँ इस स्थिति अब क्या होगी। पहले इलेक्ट्रॉन क्या था? स्थिर अवस्था में था। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गतिमान अवस्था में है और फोटोन तो है ही गतिमान। ठीक है, तो इस स्थिति में ऊर्जा क्या मान लेते हैं? भाई फोटोन कुछ एनर्जी अपनी किसको देगा? इलेक्ट्रॉन को देगा कि नहीं देगा? टक्कर कर रहा है तो उसकी आपत्ति H तो कांस्टेंट है, H में तो कोई चेंज नहीं होगा। किस में चेंज होगा? न्यू में। या न्यू क्या? प्रकाश की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, तो उसके न्यू में चेंज हो जाएगा। तो न्यू में चेंज होगा तो इधर हमने क्या मान लिया था? न्यू, और वहाँ क्या मान लिया? न्यू डैश मान लिया। और संवेग क्या हो जाएगा? H न्यू डैश अपॉन C, बिकॉज H एंड C इज आल्सो कांस्टेंट एंड न्यू डैश चेंज होगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ब्राह्म द्रव्यमान क्या था? m0 था। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गति करेगा, तो अब उसका द्रव्यमान हमने क्या मान लिया? m, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? mc²। एनर्जी क्या होगी हमारी? mc²। और संवेग क्या हो जाएगा? अब संवेग 0 नहीं होगा। हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन b वेग से गति करने लगा, तो संवेग कितना हो जाएगा? m/v। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और देखिए जरा, क्या रहेगा कि ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ पर खींच ली। अब इधर ऊर्जा भी देखा और संवेग भी देखा इस दिशा में, इधर भी ऊर्जा और संवेग है, तो ऊर्जा तो अदिश राशि है तो उसको कोई प्रभाव नहीं है, उसको कोई घटक नहीं होगा। लेकिन संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? संवेग आपकी कैसी है? सदिश। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, तो जब संवेग सदिश राशि है तो संवेग के घटक होंगे। अब देखिए ये है और ये दिशा इस मुख्य दिशा से या क्षैतिज दिशा से कितना कोण बना रही है? फाई। और संवेग कितना है इसका? h/c। तो इस दिशा को हम क्या मान लेंगे? x अक्ष। और इसे क्या मान लेंगे? y अक्ष। ठीक है, तो h/c का इस अक्ष के अंदर कौन सा घटक निकलेगा? क्षैतिज घटक निकलेगा, क्योंकि ये जो है सदिश वो इस संवेग का भी जो सदिश है ना, तो ये इस दिशा x अक्ष से कितना कोण बना रहा है? फाई। और जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है उस अक्ष के साथ कौन सा घटक निकलता है? क्षैतिज घटक। तो इधर इस फोटोन का जो संवेग है h/c, उसका x अक्ष के अनुदिश कौन सा घटक निकलेगा? क्षैतिज घटक। क्या आ जाएगा? h/c, और क्षैतिज के साथ कौन सा घटक आता है? cos। और एंगल क्या आएगा? फाई। ठीक है, और y अक्ष के साथ क्या आ जाएगा? h/c क्या आ जाएगा? sin फाई। ये क्षैतिज घटक है इस फोटोन के संवेग के लिए, और ये कौन सा घटक है? ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, ये कौन सा घटक है? क्षैतिज, और ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर घटक है। अब देखिए जरा, ठीक है, तो ये देखिए जरा,
अब इसमें ये संवेग, ये हमने बता दिया, डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। हाँ, यहाँ पे था इसका ये क्षैतिज घटक और ये किसका ऊर्ध्वाधर घटक। अब इसकी बात करते हैं इस संवेग इलेक्ट्रॉन के संवेग की। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग भी इसके सापेक्ष कौन सा घटक मिलेगा, क्षैतिज घटक। mg क्या हो जाएगा cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा mb, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, mb साइन थीटा। ओके, ये आ जाएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है क्या है mb। तो इसका भी हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो सदिश है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस इलेक्ट्रॉन का सदिश इस एक्स अक्ष के अनुदिश कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो इस थीटा कोण के कारण जो है क्या होगा, इधर क्षैतिज घटक निकलना कितना आ जाएगा mb cos थीटा, और इधर कौन सा घटक आ जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, कितना आ जाएगा mb sin थीटा। तो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बना लेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। h न्यू अपॉन c m नॉट c स्क्वायर, और संवेग है 0, इधर h न्यू डैश अपॉन c, और इधर है आपका mc स्क्वायर और ये mb। घटक देख लेंगे h न्यू डैश अपॉन c cos फाई, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर अपॉन c sin फाई। और उसके बाद इधर देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन के संवेग mb का क्षैतिज घटक mb cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक mb sin थीटा। कंप्लीट है, आप इसको बना लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखो एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो कहानी है इधर लेफ्ट साइड वाली, ये टक्कर से पहले की कहानी है, और इसके बाद राइट साइड में जो है वो टक्कर के पश्चात। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ टक्कर से पहले, इसको हटा दे रहा हूँ इस तरह। ठीक है, क्योंकि इधर पहले टक्कर, इसके बारे में लिख लेंगे इधर, उसको नोट करने के बाद फिर इसको साफ कर देंगे, उसको दोबारा बना लेंगे, फिर इसके बारे में लिख लेंगे इधर। ठीक है, इसको मैं इधर हटा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं टक्कर से पहले। टक्कर से पहले, टक्कर से पहले देखिए क्या कंडीशन होगी कि फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी है h न्यू। ठीक, फोटोन का संवेग कितना है h न्यू अपॉन c, h न्यू अपॉन c। ठीक है, h न्यू अपॉन c। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है m नॉट c स्क्वायर। ये सब कहानी किसकी थी, इसके लिए चल रही है, इधर टक्कर से पहले के लिए। और इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है 0। ठीक है, तो अब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आप मुझे भेज सकते हैं कि टक्कर से बाद की क्या क्या कंडीशन होगी उसको। ठीक है, चलिए पानी पीने गया था। ओके।
ओके, देखिए ये टक्कर से पहले की सारी चीज़ें हैं, है ना। अब यही हम आपसे देखते हैं, आप चित्र आपके पास है, मैं पूरा डायग्राम हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब लिख दे रहा हूँ मैं टक्कर के बाद। टक्कर के बाद क्या कंडीशन है? टक्कर के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा? फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा कितनी? फोटोन की ऊर्जा अब कितनी हो गई? एच न्यू डैश। क्यों? क्योंकि जब टक्कर हुई तो टक्कर के बाद क्या होता है कि फोटोन अपनी एच न्यू एनर्जी में से कुछ पार्ट जो है, कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है, गति करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अब फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू डैश। और फोटोन का संवेग एच न्यू डैश अपॉन सी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc स्क्वायर, क्योंकि अब ब्राह्म स्थिति में नहीं है, अब वो गतिमान स्थिति में, इसलिए द्रव्यमान कितना मान लिया है, और इंटू हो गया आपका c स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन का संवेग ये आपकी सारी कंडीशंस हमने लिख ली है टक्कर से पहले, यानी कि जो डायग्राम बनाया था उसके LHS वाली से जो भी कंडीशन हमने लिखी थी वो, और डायग्राम के राइट साइड वाली, यानी इधर LHS वाली टक्कर से पहले और RHS वाली टक्कर के बाद, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है। क्या नियम लगाएंगे इसमें? ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। क्या होता है उसका? एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, ठीक है। यानी कि टक्कर से पहले की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए टक्कर के बाद की ऊर्जा, इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है। तो टक्कर से पहले की ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा, यही तो है ना ऊर्जा संरक्षण नियम। टक्कर के पहले की ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा। टक्कर से पहले की ऊर्जा देखिए, टक्कर से पहले किस किस की? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की कुल ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी थी? एच न्यू। और टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी थी? m नॉट c स्क्वायर। आप देख सकते हो टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी थी? m नॉट c स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब टक्कर के बाद देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या थी टक्कर के बाद? टक्कर के बाद की कंडीशन ये है, तो पहले प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी है? h न्यू डैश, h न्यू डैश प्लस, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? mc स्क्वायर, ये ठीक है। तो यहाँ से आप m नॉट c स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, ठीक है। अब मैं ऊपर हटा दे रहा हूँ, किसके वैल्यू निकालेंगे? m नॉट स्क्वायर, m नॉट c स्क्वायर, या फिर mc स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। आप किसकी वैल्यू निकालोगे? mc स्क्वायर की वैल्यू। देखो mc स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये है पहले से ही, प्लस h न्यू बराबर माइनस h न्यू डैश बराबर mc
सी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया आपका ये एम सी स्क्वायर आ गया। अब एम सी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, एम सी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, इधर कर दिया तो आप इसमें से एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू डॉट, न्यू माइनस न्यू डैश और प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ से एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको क्या उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा किसकी वैल्यू निकाली है, एम इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, और इसको डाल दें समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको भी हटा दे रहा हूँ मैं। देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम हमने इसमें लगा दिया, कौन सा नियम लगा दिया, ऊर्जा संरक्षण नियम। अब हम इसमें लगाएंगे संवेग संरक्षण नियम। रेखीय संवेग, क्योंकि संवेग जो होता है रेखीय संवेग भी होता है और कोणीय संवेग भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोणीय संवेग की नहीं, किसकी बात हो रही है, रेखीय संवेग की। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। क्योंकि हमने संवेग के जो दो घटक तोड़े थे, संवेग के क्या क्या तोड़े थे, दो घटक, एक तो था क्षैतिज घटक, कौन कौन से थे, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एक था आपका क्षैतिज घटक, और दूसरा क्या था, ऊर्ध्वाधर घटक, और कौन सा था, ऊर्ध्वाधर घटक। तो अब ऐसे ही जब रेखीय संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे तो ये जो संवेग संरक्षण नियम है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो क्षैतिज दिशा के लिए संवेग संरक्षण नियम, और एक हो जाता है ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए संवेग संरक्षण नियम। तो पहले हम क्षैतिज दिशा के लिए संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे। ठीक है, ये वाली जो लाइन थी उसको लिखना नहीं था, सिर्फ नोट करना था। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा के लिए फर्स्ट पॉइंट, क्षैतिज दिशा के लिए रेखीय संवेग संरक्षण नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण नियम से, क्षैतिज दिशा के लिए रेखीय संवेग संरक्षण नियम से। अब इसमें आप नियम लगाएंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे। इसके बाद ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए संवेग संरक्षण नियम से, उसमें भी आप नियम लगाएंगे और मुझे बताएंगे कि कौन कौन सा समीकरण आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉलेज नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं देख लूँगा आपने सही नियम लगाए हैं या नहीं। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट जो है क्लास अगले वीडियो लेक्चर। थैंक यू।